डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेशी संबंध, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। और आज हम शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ा था और भारत चीन युद्ध के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और चीन के बीच हुए युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रभाव जो था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने पहले आक्रमण किया और समाप्ति भी चीन ने पहले की थी। ठीक है, और अक्साई चीन और नेफा जो क्षेत्र है, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, उसको पहले नेफा क्षेत्र या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था प्रदेश जो है वो, उन पर जो है सीमा विवाद था, तिब्बत समस्या थी। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अब भारत और चीन के युद्ध के बाद जब 1962 में युद्ध समाप्त हुआ 21 नवंबर 1962 में, तो उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जो भारत के लिए जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो था भारत के स्वाभिमान को धक्का। ये प्रभाव भारत के ऊपर था। ठीक है, ये सभी प्रभाव जो है भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, एक क्वेश्चन बनता है, आपको ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। तो सबसे पहला भारत के स्वाभिमान को धक्का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की काफी किरकिरी हुई। भारत की जो रेपुटेशन थी, एक तरह से जो प्रतिष्ठा थी, उसको काफी धक्का लगा, क्योंकि अक्साई चीन और जो नेफा प्रांत था वो भारत को गंवाना पड़ा। और वहां पे, और क्योंकि युद्ध में भारत के ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, इसलिए भारत को ज्यादा नुकसान हुआ था। और इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की इस युद्ध में हार हुई थी। तो इस प्रकार से भारत के स्वाभिमान को काफी धक्का लगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको इससे उबरने के लिए ब्रिटेन और यूएसए से हेल्प भी लेनी पड़ी, मदद मांगनी पड़ी। आगे चलते हैं, दूसरा राष्ट्र भावना का प्रबल होना। ये एक हम पॉजिटिव प्रभाव मान सकते हैं, राष्ट्र भावना का प्रबल होना, कि युद्ध में हारने के बाद जब चीन से भारत हार गया तो राष्ट्र भावना जो है वो लोगों में टूट टूट कर भर गई, राजनीतिक माहौल बदल गया। और राष्ट्र भावना के चलते यहां तक कि कुछ नेताओं ने और कुछ बहुत सारे सैन्य कमांडरों ने और सैनिक अधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए थे। यहां तक कि रक्षा मंत्री, जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, वी.के. कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र भावना जो है उस समय प्रबल हो गई थी। इसके बाद आता है कोलंबो प्रस्ताव। हालांकि युद्ध के तुरंत बाद कोलंबो प्रस्ताव हुआ था, कोलंबो सम्मेलन भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें एक प्रस्ताव पास किया था कोलंबो सम्मेलन में, दिसंबर 1962 में ये कोलंबो सम्मेलन हुआ। इसे मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूं, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और कंबोडिया। दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया और जो है मिस्र और घाना, ये 6 प्रमुख देश थे। इनके जो प्रमुख जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए। और ये जो सम्मेलन था ये मुख्य रूप से भारत चीन वार्ता के लिए था। ठीक है, भारत चीन वार्ता के लिए था। इसमें मुख्य जो मुद्दा था वो क्या था, समझने की कोशिश करना कि इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया कि भारत और चीन के बीच में जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाने का ये युद्ध विराम जो हुआ है, ये सर्वोत्तम जो है काल है, यानी कि सबसे अच्छा मौका है। जब भारत और चीन के बीच में जब युद्ध समाप्त हुआ है तो इनके बीच में जो भी विवाद है उनको सुलझाने का सबसे अच्छा मौका है। तो इसके लिए कुछ प्रस्ताव पास किए गए। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्रोविजन थे। कोलंबो के अंदर जो सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया उसको हम कोलंबो प्रस्ताव कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन सी बातें थी, सबसे पहली बात थी कि भारत और चीन के बीच में जो भी विवाद है उनका जो सुलझाना है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उनका निपटारा शांतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरी बात, चीन पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी चौकियों को 20 किलोमीटर अपनी तरफ से ले लेगा, यानी कि 20 किलोमीटर पीछे ले लेगा अपनी चौकियों को। तीसरी बात, भारत की जो स्थिति है वो वर्तमान में जो रेखा पर जो स्थिति है वो उतनी ही रहेगी, और जब तक कि निपटारा ना हो जाए, पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो है विवाद ना सुलझ जाए, तब तक भारत और चीन के बीच में ये स्थिति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये था कोलंबो प्रस्ताव, जो मुख्य इसका जो है प्रभाव था। आगे चलते हैं, कांग्रेस को हानि। राजनीतिक रूप से भारत के अंदर कांग्रेस को काफी हानि हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उनके ऊपर ये आरोप तक लगे कि भाई चीन के साथ जो युद्ध में हार का जो मुख्य कारण है वो नेहरू की अदूरदर्शिता और नेहरू जी की जो नीतियां हैं उनके कारण, ऐसा माना गया उस समय। और कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हुआ। ठीक है,
चुनाव में उस समय 1963-64 में जो उपचुनाव हुए उनमें कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, और इसके बाद 1967 में जो चुनाव हुए थे उनमें भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार से कांग्रेस को काफी हानि उठानी पड़ी। अब आते हैं विपक्षी दलों पर प्रभाव। विपक्षी दलों पर प्रभाव, तो नेक्स्ट है विपक्षी दलों पर प्रभाव। जैसे हमने देखा कि कांग्रेस को काफी हानि हुई, इसी तरह से विपक्षी दलों में भी कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिले। कांग्रेस को सबसे बड़ी हानि तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो लोकसभा में इसके खिलाफ पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इसके ऊपर काफी बहस भी हुई थी। लेकिन जो विपक्षी दलों पर जो प्रभाव था वो मुख्य रूप से किस पे पड़ा? कम्युनिस्ट पार्टी पे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी में जो नेता थे वो दो गुटों में बट गए, ठीक है। एक गुट था जो चाइना को समर्थन दे रहा था, दूसरा गुट जो था वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को समर्थन दे रहा था, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बट गई थी। अब इसमें आपको बताता हूं कि क्या क्या जो है इसमें जो है अंतर था। जो चाइना की फेवर में थे उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। 1964 में इसका विघटन हो गया, इस पार्टी को दो टुकड़ों में पार्टी बट गई 1964 में। जो चाइना की तरफ था वो सीपीआईएम हो गया, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सिस्ट हो गए जो चाइना के फेवर में थे। और चाइना के फेवर में बोलने के लिए कई सारे कम्युनिस्ट नेताओं को तो गिरफ्तार भी उस टाइम कर लिया गया था। और जो यूएसएसआर की तरफ थे वो सीपीआई में रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। तो यानी कि ये जो नेता थे ये इसी में रहे जो उसको समर्थन कर रहे थे, और जो चाइना के फेवर में बोल रहे थे वो नेता जो थे उन्होंने मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी अलग से पार्टी बना ली थी। तो मुख्य रूप से भारत चीन युद्ध के भारत के ऊपर ये प्रभाव थे जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स इनको याद रखने हैं, हेडिंग याद रखनी है, और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।